अब वैसे तो मैं चाइना का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मगर आज मैंने पूरी की पूरी एक वीडियो चाइना की बात करने के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि चाइना के प्रेजेंट प्रोडक्ट्स भले ही कितने भी घटिया क्यों ना हो, एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन ने वर्ल्ड को ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स दिए हैं जिसके कारण वर्ल्ड ने बहुत तरक्की की है। उनके इनोवेशंस लाजवाब थे। अब वैसे तो एंशिएंट चाइना में बहुत सारे इन्वेंशंस हुए थे, मगर 4 सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस माने जाते हैं। पहला है गन पाउडर, दूसरा है सिल्क, तीसरा है पेपर और चौथा है कंपास का इन्वेंशन। हमने वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज में कई सारे सिविलाइजेशंस के बारे में जाना, जैसे कि इंडस वैली, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये सभी सिविलाइजेशंस एक पॉइंट पर वैनिश हो गई थी, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। मगर चाइनीज सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो ओरिजिन से लेकर आज तक कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कभी नहीं हुई। तो समझिए चाइनीज कल्चर, चाइनीज ट्रेडिशंस कितने पुराने होंगे। इसीलिए जब चाइना की हिस्ट्री की बात करते हैं तो वो पार्ट्स में डिस्कस करने की बजाय एक साथ 5-7 हजार साल पहले से स्टार्ट होकर 19th सेंचुरी तक फ्लो में आती है। इस सिविलाइजेशन ने कई सारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स दुनिया को दिए, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी, पेपर करेंसी, ट्रेड और चाइनीज डायनेस्टिक रूल ने 4000 साल में एक बहुत बड़ा चाइनीज एम्पायर बना दिया जो आज तक उसी स्ट्रक्चर में मौजूद है। और 1912 में ये डायनेस्टी रूल खत्म होकर एक रिपब्लिक गवर्नमेंट चाइना में आई थी। अब ये बात अलग है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूल को ज़्यादा चलने नहीं दिया और 1949 में इसको टेक ओवर करके पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना दिया। बट इन सब की बात आज के वीडियो में नहीं होगी। आज की वीडियो में बात होगी एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन की, और ये है एपिसोड 8 हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज का, जिसमें हम यूनिवर्स के क्रिएशन से लेकर पूरी की पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री एक एक करके एपिसोड बाय एपिसोड इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक काम की बात, अगर आप या आपका कोई भी रिलेटिव, कोई भी फ्रेंड किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो किसी जॉब के लिए, या फिर किसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम हो जैसे IIT, JEE, नीट एक्सेट्रा, या फिर रेगुलर स्कूल के बोर्ड के एग्जाम हो, कॉलेज के टेस्ट हो, तो आपको जरूर अटेंड करनी चाहिए मेरी 2 घंटे की एक लाइव मास्टर क्लास सीक्रेट्स टू क्रैक एनी एग्जाम। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे टफ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स दिए हैं और क्रैक किए हैं, जैसे कि UPSC का, IIT, JEE का, गेट का, और इन सबको देकर मैंने ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं, ट्रिक सीखी हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल सीखे हैं जो एग्जाम में हाई स्कोर करने में हमारी डेफिनेटली मदद करते हैं। कोर्स वर्क के अलावा एग्जाम की इन स्ट्रैटेजीज को बनाना बहुत जरूरी है। तो 2 घंटे की एक लाइव मास्टर क्लास में अपना पूरा एक्सपीरियंस में आप तक लेकर आ रहा हूं। पिंड कमेंट में मैंने रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया है, सीट्स इसमें लिमिटेड होती हैं, जल्दी रजिस्टर कीजिए। तो चलिए चाइनीज सिविलाइजेशन की कहानी को शुरू करते हैं। आज से लगभग 10-12 हजार साल पहले जब ह्यूमंस हंटर गैदरर्स से चेंज होकर सेटल होना स्टार्ट हुए, उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, तो उस एज को बोला गया नियोलिथिक एज। अब एग्रीकल्चर करने के बाद में ये लोग धीरे धीरे घूमने की बजाय एक जगह सेटल होने लगे, छोटी छोटी कॉलोनीज बनने लगी, उससे सोसाइटीज बनने लगी, शहर बसने लगे, और इन शहरों ने कंबाइन होकर एक बड़ा नेटवर्क बना लिया शहरों का, जिनको बोला गया सभ्यताएं, यानी कि सिविलाइजेशंस। हिस्ट्री में कई सारी सभ्यताएं वैसे तो हुई हैं, मगर इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशंस कुछ ही मानी जाती हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। अब इन सभी सिविलाइजेशंस में, जैसा कि मैं अपने हर सिविलाइजेशन वाले वीडियो में बोलता हूं, एक बात कॉमन थी कि ये सभी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट थी। और एग्रीकल्चर कहां सबसे ज्यादा अच्छा हो सकता है? जहां नदियों का नेटवर्क हो, ताकि वो फर्टाइल सिल्ट और सॉइल डिपॉजिट करके लैंड पर लेकर आए और उससे अच्छा एग्रीकल्चर हो। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के बेसिन में थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल नदी पर टिकी हुई थी, वैसे ही चाइनीज सिविलाइजेशन येलो रिवर और यांगत्से रिवर के आसपास बसना शुरू हुई। प्रेजेंट डे चाइना का अगर आप मैप देखेंगे तो उसमें एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, हेई टेंगचोंग लाइन। सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, मुझे कोई आइडिया नहीं है ये वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो एनीवेज, इस लाइन के राइट साइड में चाइना की 94% पॉपुलेशन रहती है और लेफ्ट साइड में सिर्फ 6% पॉपुलेशन रहती है। तो ये जो 94% पॉपुलेशन वाला एरिया है, यही ओरिजिनली चाइनीज सिविलाइजेशन का ओरिजिन पॉइंट था। यहाँ राइस कल्टीवेशन के जो अर्ली फॉसिल सैंपल्स मिलते हैं, कार्बन डेटिंग जब उनकी की गई तो पता चला कि 8000 साल पुराने सैंपल्स हैं, यानी कि मोटा मोटा पकड़ के चले तो लगभग मिनिमम 6000 साल पहले से यहाँ पर खेती हो रही है। अब यहाँ पर चाइनीज सिविलाइजेशन की यूनिक बात यह है कि इन्होंने एग्रीकल्चर के साथ साथ पिग्स और डॉग्स को कैटल रियरिंग और डोमेस्टिकेट करना चालू किया, और लगभग 3000 BCE में मिडिल ईस्ट से और यूरोप से भेड़ यानी कि शीप यहाँ पर आई थी। आज भी चाइना में पिग कल्टीवेशन बहुत पॉपुलर है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी पिग्स हैं, उनके आधे पिग्स सिर्फ चाइना में मौजूद हैं। कितने हैं? 42 करोड़।
अब आज की बात नहीं, चाइना की हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो चाइना की पूरी हिस्ट्री अलग अलग डायनेस्टीज के रूल्स में डिवाइडेड है और ये डायनेस्टीज का रूल एक के बाद एक चला आ रहा है कंटिन्यूअसली, बिना ब्रेक हुए। आज हमें इन सारी डायनेस्टीज के बारे में इतना अच्छे से क्यों पता है? क्योंकि चाइनीज लोग अपनी हिस्ट्री को लिखने में बहुत होशियार थे और बहुत तसल्ली से लिखते थे। इनफैक्ट बहुत सारी और चीज़ों की तरह चाइनीज सिविलाइजेशन ने ही हिस्ट्री को सबसे पहले लिखना शुरू किया था। और इसी तरह अनलाइक अदर सिविलाइजेशंस जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें हिस्ट्री का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है, मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन की इतनी क्लियर हिस्ट्री हमें नहीं मिलती है, मगर चाइनीज सिविलाइजेशन की हिस्ट्री का बहुत अच्छा खासा रिटन रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। और बड़ी बात यह है क्योंकि ये सिविलाइजेशन कंटिन्यूअस थी, इसलिए जो चाइनीज लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में ये हिस्ट्री लिखी गई है, उसको भी समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिखावट है, जो वहाँ की टेक्स्ट बरामद हुए हैं, उनको आज तक हम समझ नहीं सके हैं, उसकी लैंग्वेज को हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। तो भाई चलिए चाइना की एंशिएंट डायनेस्टीज की बात करते हैं। चाइनीज नोमैडिक रूल को एक एम्पायर में कन्वर्ट करके, एक राज्य में कन्वर्ट करके उस पर रूल करने वाली सबसे पहली डायनेस्टी थी शिया डायनेस्टी, XIA। शिया डायनेस्टी ने 2070 BCE से लेकर लगभग 1600 BCE तक चाइना पर रूल किया। हालांकि काफ़ी लोग, काफ़ी हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि ये डायनेस्टी इमेजिनरी थी और ये एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स इस डायनेस्टी का इतना क्लियर रिटन रिकॉर्ड शायद मौजूद नहीं होगा। शिया डायनेस्टी के बाद आई शैंग डायनेस्टी, जिन्होंने 1500 से 1046 BCE तक चाइना पर रूल किया और ये डायनेस्टी काफ़ी उछल कूद करने वाली डायनेस्टी थी, क्योंकि इस पूरे डायनेस्टिक रूल में लगभग 29 किंग्स ने इस पर रूल किया और इन्होंने 6 बार अपनी कैपिटल सिटी को चेंज किया। लगभग 1100 BCE में शैंग किंग्स ने जो डायनेस्टी के लोगों को वेस्टर्न प्रोटेक्टर्स अपॉइंट किया। अब हुआ यह कि जिनको उन्होंने प्रोटेक्टर बनाया, जो डायनेस्टी थी, उन्होंने इन्हीं पर अटैक कर दिया और शैंग डायनेस्टी को हटाकर खुद गद्दी पर बैठ गए। जो डायनेस्टी ने 1046 BCE से लेकर 256 BCE तक लगभग 800 साल चाइना पर राज किया और ये चाइना पर राज करने वाली सबसे लंबी डायनेस्टी थी। इसी जो डायनेस्टी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चाइनीज एम्पायर में एस्टैब्लिश किया, जो बहुत एवर लास्टिंग और लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सेप्ट था। जो किंग्स का ये कहना था कि उनको रूल करने का मैंडेट हेवन ने दिया, यानी भगवान ने उनको अपॉइंट किया है और वो भगवान की तरफ से उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसका मतलब ये था कि जैसे भगवान दुनिया के सारे जीव जंतुओं के पालन का, पोषण का जिम्मेदार है, वैसे ही जो किंग है वो अपनी जनता के भरण पोषण का जिम्मेदार है। अगर जनता भूखी रह रही है, अगर अकाल पड़ रहा है, डिजास्टर आ रहे हैं, सूखा पड़ रहा है या फिर बाढ़ आ रही है, तो इसका जिम्मेदार राजा है। इसका मतलब यह है कि अगर नेचुरल कैलेमिटी आती है, उतनी खेती नहीं हो पाती है, खाने का अभाव है, तो इसका मतलब है कि राजा को अब मैंडेट ऑफ हेवन नहीं है रूल करने का और उसको अपनी गद्दी से हट जाना चाहिए। और यही कॉन्सेप्ट चाइना की इस एम्पायर में इतना स्ट्रांगली एम्बाइब हुआ कि आने वाली कई डायनेस्टीज तक ये कॉन्सेप्ट चला। इस कॉन्सेप्ट के कारण कई राजाओं को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, कई डायनेस्टीज के रूल समाप्त हो गए। आपने अगर कन्फ्यूशियस और सुन त्सू का नाम सुना होगा तो वो ये दोनों पर्सनैलिटीज जो डायनेस्टी के टाइम की थी। कन्फ्यूशियस एक स्कॉलर थे जो 500 BC के अराउंड जन्मे थे और इनकी टीचिंग्स को बोला जाता है कन्फ्यूशियनिज्म। इन्होंने लाइफ को जीने के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, एक राजा को कैसे रूल करना चाहिए, इसके ऊपर कई सारी टीचिंग्स दी, कई सारी फिलॉसफीज बताई। इनका मानना था कि किसी एम्परर का रूल जो है वो राइटियसनेस और वर्च्यू ऑफ गुडनेस के साथ होना चाहिए, उसको अपनी प्रजा का दर्द महसूस होना चाहिए, वो हर एक चीज के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, उसको जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। वो काइंडनेस में बिलीव करते थे, एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहां सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, सभी को इक्वल राइट्स मिले। हालांकि कन्फ्यूशियस अपने जमाने से बहुत आगे की बात कर रहे थे। एक तरफ जहां इसी काल में वेस्टर्न सिविलाइजेशन जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस में गुलाम रखने का कल्चर हुआ करता था, लोगों को गुलाम बनाया जाता था, वहां पर चाइनीज सिविलाइजेशन में कन्फ्यूशियस इक्वालिटी की, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे। हालांकि वो अपने ज़माने के काफ़ी आगे थे और जिस समय उन्होंने ये टीचिंग कही उस समय इसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। आयरोनिकली आज की जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो इन्हीं के प्रिंसिपल से प्रेरणा लेकर चाइना पर रूल कर रही है। अब जो डायनेस्टी में ही एक दूसरे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी सुन त्सू। सुन त्सू एक चाइनीज़ मिलिट्री जनरल थे। 500 BCE से लगभग 200-300 साल तक जो डायनेस्टी के अंडर जो सभी स्टेट्स थे वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने लगे, जिस पीरियड को बोला जाता है वॉरिंग स्टेट्स पीरियड। इस पीरियड में बहुत लड़ाइयाँ हुई और सुन त्सू ने भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और इस वॉरिंग स्टेट्स पीरियड में सुन त्सू ने
अपने सारी वॉरफेयर टेक्टिक्स को एक बुक में कंपाइल करके एक बुक लिखी जिसका नाम है द आर्ट ऑफ वॉर। इस बुक में 13 चैप्टर्स हैं और ये इतनी फेमस बुक है कि आज भी चाइनीज मिलिट्री और इवन वेस्टर्न मिलिट्री सुन त्जू की इस आर्ट ऑफ वॉर बुक को रेफर करते हुए अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स बनाती हैं। आपने इस बुक का नाम ना सुना हो तो गूगल करके जरूर देखना। सो एनीवेज, वॉरिंग स्टेट्स पीरियड जब खत्म हुआ तो उसके बाद जोउ डायनेस्टी इतनी कमजोर हो गई कि उनकी ज्यादा कुछ इज्जत बची नहीं। वो नाम के एम्परर तो थे मगर उनके अंडर कोई भी स्टेट जो था वो उनकी बात सुनता नहीं था। अब इसी पीरियड में जब जोउ डायनेस्टी कमजोर हो गई तब चिन नाम का एक स्टेट काफी मजबूत होने लगा और उभर कर बाहर आने लगा और इसको रूल करती थी चिन डायनेस्टी। चिन की स्पेलिंग CHIN नहीं है दोस्तों, इसकी स्पेलिंग है ये QIN। बट आई एम श्योर ये ब्लंडर चाइनीज लोगों ने नहीं किया होगा। इस ब्लंडर को करने में कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज का ही हाथ होगा। तो हम इसको प्रोनाउंस करते हैं चिन डायनेस्टी और इसी चिन डायनेस्टी के नाम पर यह कहा जाता है दोस्तों कि चाइना का नाम चाइना पड़ा। इस चिन डायनेस्टी ने सभी की सभी वॉरिंग स्टेट्स को शांत करके एक साथ यूनाइट करके एक एम्पायर बनाने का काम किया। हालांकि चिन डायनेस्टी का रूल कुछ 20-30 साल ही चला मगर इस छोटे से रूल में उनके एम्परर ने एक साथ इन स्टेट्स को इतना तगड़े तरीके से बांध दिया कि आगे चलकर कई सालों तक ये स्टेट्स फिर से अलग नहीं हुए। और इसको करने के लिए उन्होंने बहुत डंडा चलाया, उन्होंने बहुत ब्रुटैलिटी दिखाई, उन्होंने मास मर्डर्स किए, मैसेकर्स किए, किताबें जलाई, स्कॉलर्स को जिंदा दफना दिया, बस अपनी असर्टिवनेस, अपनी लीगैलिटी दिखाने के लिए। और इसका इफेक्ट ये हुआ कि जितनी रफ्तार से ये आए थे उतनी ही रफ्तार से वापस लौट गए और इनके अगेंस्ट रिबेलियन हुआ और इस रिबेलियन में उनको टक्कर दी हान डायनेस्टी ने। अब चिन डायनेस्टी ने लोगों पर इतनी बर्बरता कर दी थी कि जो हान डायनेस्टी आई वो लोगों को कम बारबेरिक और कम अत्याचारी लगी। आज भी जो ओरिजिनल मेनलैंड चाइनीज लोग हैं जो ईस्टर्न चाइना में रहते हैं वो अपने आप को हान चाइनीज बोलते हैं इसी डायनेस्टी के नाम पर, क्योंकि इस डायनेस्टी को काफी नोबल माना गया है। लगभग 200 BCE से लेकर 200 CE यानी 200 AD तक 400 साल इन्होंने चाइना पर राज किया है। और ये नोबल क्यों थे? क्योंकि इनकी रूलिंग के सेंट्रल प्रिंसिपल्स में था कन्फ्यूशियनिज्म, कन्फ्यूशियस की टीचिंग्स कि एक राजा को राइटियस होना चाहिए, लोग प्रजा का भला करना चाहिए, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इन्होंने चाइनीज एम्पायर का एक्सपांशन भी किया। इनके अंडर कोरिया, वियतनाम और सेंट्रल एशिया भी आने लगा। हान डायनेस्टी में ही पेड़ों के पल्प से पेपर बनाने की विधि कल्टीवेट हुई और पेपर का इन्वेंशन हुआ। इससे पहले लिखने के लिए बैम्बू की स्ट्रिप्स यूज की जाती थी, क्ले टैबलेट्स यूज किए जाते थे या फिर क्लॉथ यूज किया जाता था। मगर हान डायनेस्टी के अंडर पेपर का इन्वेंशन होने के बाद में इन्होंने किताबों से लेकर करेंसी तक सारी पेपर में कन्वर्ट कर दी। इसी डायनेस्टी ने सिल्क का ट्रेड करने के लिए, सिल्क को यूरोप तक पहुंचाने के लिए सिल्क रूट ओपन किया जो ईस्टर्न चाइना से लेकर मिडिल ईस्ट तक जाता था। अब वैसे तो चाइना में सिल्क का प्रोडक्शन लगभग 4000 BCE में चालू हो गया था, मगर हान डायनेस्टी के आने तक सिल्क चाइना से बाहर नहीं गया था। और जैसे ही सिल्क चाइना से बाहर गया इसकी वैल्यू स्काई रॉकेट होने लगी, इसकी बहुत डिमांड बढ़ने लगी। ये फैब्रिक नोबल्स को, राजाओं को, एलिट्स को इतना पसंद आने लगा कि इसकी वैल्यू गोल्ड से भी ऊपर पहुंच गई। लोगों को सिल्क की ड्रेस पहनना बहुत पसंद आने लगा। जो लोग एलिट होते थे वही सिल्क पहन पाते थे, इसलिए इसकी डिमांड भी बढ़ने लगी। मगर प्रॉब्लम ये थी कि इसकी सप्लाई उतनी नहीं थी। सिल्क डिपेंड करता था सिल्क वॉर्म्स के प्रोडक्शन पर और उनकी सप्लाई एक लिमिटेड अमाउंट में ही हो पाती थी। अब सिल्क के प्राइसेस बढ़ने के कारण सिल्क को ईजिली पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिल्क रोड्स बनाई गई जहां से ट्रेड फ्लोरिश होने लगा। धीरे धीरे पहले तो सिल्क ले जाया जाने लगा, उसके साथ बाकी कमोडिटीज भी ले जाई जाने लगी। मगर इस रोड का नाम सिल्क रोड चाइनीज लोगों ने नहीं दिया था। बहुत बाद में 19th सेंचुरी में हिस्टोरियंस ने इसका नाम सिल्क रोड रखा क्योंकि सिल्क की बहुत सिग्निफिकेंस थी इस रोड पर ट्रेड में। मगर वो कहते हैं ना कि अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता। 2nd सेंचुरी में हान डायनेस्टी का फॉल स्टार्ट हो गया, अलग अलग जगह से रिबेलियन स्टार्ट हो गए, वॉरलॉर्ड्स डेवलप हो गए जिन्होंने अलग अलग जगह से हान डायनेस्टी पर अटैक करना शुरू कर दिया। जब हान डायनेस्टी का पतन हुआ तो चाइना 3 स्टेट्स में फ्रैक्चर हो गया, वी, शू एंड वू। इसके बाद लगभग 200-300 सालों तक चाइना पर एक सेंट्रलाइज्ड रूल नहीं रहा। चाइना अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स में बटा रहा, कुछ थे नॉर्दर्न स्टेट्स, कुछ थे सदर्न स्टेट्स। मगर इतनी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के बावजूद यहाँ पर जो इनोवेशंस थी, जो इन्वेंशंस थे वो चलते रहे। अब इसी पीरियड में लगभग 200 AD से लेकर 500 AD के बीच में बुद्धिज्म चाइना में एंटर हुआ और बहुत तगड़ी तरीके से फ्लरिश हुआ, बहुत एक्सपांशन किया बुद्धिज्म ने। यहाँ पर कई सारी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज यहाँ पर ओपन हुई, बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स को चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया
और बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्क्स जैसे कि बोधि धर्म चाइना के अंदर आए। इसके बाद कई सारी डायनेस्टीज ने चाइना पर थोड़े थोड़े टाइम तक रूल किया है, जिसमें है सुई डायनेस्टी 518 एडी से 618 एडी तक, टैंग डायनेस्टी 618 से 907 एडी तक और सोंग डायनेस्टी 960 से 1279 तक। कसम से ये नाम मैं अपने मन से नहीं ले रहा हूँ, सच में ये डायनेस्टीज के ही नाम है। अभी जो सोंग डायनेस्टी थी जिन्होंने 960 से 1279 तक चाइना पर रूल किया, इसमें दो मेजर इन्वेंशंस हुए। पहला था गन पाउडर। इन्होंने गन पाउडर को यूज करके वेपन्स बनाए, एरोज फायर करना चालू किया, कैनन्स फायर करना चालू किया। और दूसरा इन्वेंशन था कंपास का। इन्होंने कंपास को यूज करके डायरेक्शंस देखना चालू किया और सबसे ज्यादा कंपास का यूज हुआ मैरीटाइम नेविगेशंस में, यानी कि समुद्र के थ्रू जहाज चलाने में। सोंग डायनेस्टी ने पहली बार कॉपर करेंसी की जगह पेपर करेंसी देना स्टार्ट किया और ये पेपर मनी इतनी कैचअप हुई कि आज तक हम पेपर के पीछे ही पड़े। अब इस सोंग डायनेस्टी का अंत तब हुआ जब नॉर्थ साइड से एक ट्राइब यहाँ पर अटैक करने आए जिनका नाम था मंगोल्स और ये चंगेज खान के वंशज थे। 1271 में चंगेज खान के पोते कुबलई खान के लीडरशिप में युआन डायनेस्टी ने यहाँ पर अटैक करके अपना कब्जा जमा लिया और चाइना के पहले मंगोल एम्परर बने युआन डायनेस्टी के कुबलई खान। और इस टाइम पर मंगोल एम्पायर इतना वास्ट और इतना एक्सपैंड हो गया था कि ये सेंट्रल एशिया से लेकर कोरिया तक पहुंच गया था। मगर एक्सटर्नल मंगोल्स का ये इन्वेजन और रूल बहुत ज्यादा टाइम तक चला नहीं और मिंग डायनेस्टी के जू नाम के एक राजा ने मंगोल्स को हटाकर मिंग डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर ली चाइना में। ईयर 1368 से लेकर 1644 तक मिंग डायनेस्टी ने चाइना पर रूल किया और इनके रूल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में बहुत बड़ा एक्सपेंशन किया। विच ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि 3 सबसे फालतू की चीजें बनाई गई हैं दुनिया में। पहले थे इजिप्शियन पिरामिड्स, दूसरा था जापानीज बैटलशिप यामातो और तीसरा था द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। क्योंकि इन तीनों के बनाने का जो पर्पस था वो कुछ नहीं था और जो पर्पस ओरिजिनली रखा गया था वो पर्पस इन्होंने फुलफिल नहीं किया। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बनाने का पर्पस ये था कि एक्सटर्नल इन्वेजन से चाइनीज एम्पायर को बचाया जा सके, जो कि कभी हो नहीं पाया। अभी जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ये कोई छोटी मोटी वॉल नहीं है 100-200 किलोमीटर की। ये वॉल पूरे के पूरे नॉर्दर्न चाइना पर फैली हुई है और अगर इस वॉल की टोटल लेंथ की बात करें तो ये 21,000 किलोमीटर लंबी फोर्टिफिकेशंस हैं। पूरे नॉर्दर्न चाइना का लगभग 6300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर ये कवर करती है और हर एक डायनेस्टी ने अपने आने के बाद में अलग अलग तरीके से इस वॉल में एडिशंस और डिलीशंस किए हैं और अपने हिसाब से जितनी उनकी टेरिटरी थी वहां एक के बाद एक के बाद एक, कई जगह तो एक के पीछे एक 3-3 लेयर्स में ये वॉल बनी हुई है। आप इस मैप को देखिए, इस मैप को देख के आप समझ जाएंगे कि हर डायनेस्टी ने कहां पर कितनी वॉल बनाई है और मिंग डायनेस्टी के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा लेंथ एडिशन इस वॉल में किया गया था। मगर इस वॉल के बावजूद एक्सटर्नल इन्वेजन्स को चाइना में कभी रोका नहीं जा सका। अब 16th सेंचुरी में चाइना में एक जगह है जिसका नाम है मंचूरिया और वहां की मंचू ट्राइब्स के अंदर एक अलग डायनेस्टी अपने आप को मिंग डायनेस्टी से ब्रेक अपार्ट कर लेती है और अलग खड़ी हो जाती है, जिसका नाम है चिंग डायनेस्टी। अब मंचूरिया एक एरिया है चाइना का, इस मैप को आप देखिए समझ जाएंगे, और जो चीज़ मंचूरिया की नेटिव है या मंचूरिया को बिलोंग करती है उस चीज़ को बोला जाता है मंचूरियन। यस, हाउएवर द डिश मंचूरियन, इसका मंचूरिया से कोई लेना देना नहीं है। मंचूरियन एक ऐसी डिश है जो इंडिया में पैदा हुई है। इंडिया में जो चाइनीज रेस्टोरेंट्स थे उन्होंने एक डिश बनाई जिसमें चाइना के मसाले, चाइना का सोया सॉस यूज किया और इस डिश का नाम दे दिया मंचूरियन। खैर, लेट्स मूव टू द चिंग डायनेस्टी जो मंचूरिया के अंदर पैदा हुई, पनपी और उन्होंने मिंग डायनेस्टी से ब्रेक फ्री करके मिंग डायनेस्टी के अगेंस्ट वॉर करके उनको हटा दिया और खुद चाइनीज एम्पायर की गद्दी पर बैठ गए। चिंग डायनेस्टी चाइना पर रूल करने वाली आखिरी डायनेस्टी थी जिनका रूल 1644 से लेकर 1912 तक चला। इन्होंने एक बार फिर से कोरिया को अपने अंडर ले लिया, इन्होंने मंगोलिया को अपने अंडर ले लिया और अपनी टेरिटरी को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के भी आगे तक एक्सपैंड किया। 1796 के आसपास चिंग डायनेस्टी अपने पीक पर थी। पूरे वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन पर ये रूल करते थे। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर था उस टाइम का और वर्ल्ड में ये लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका था। मगर चिंग डायनेस्टी को खत्म करने में रोल अदा किया ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया में अफीम उगाते थे और इंडिया में अफीम उगाकर पूरे दुनिया भर में बेचते थे। चाइना में भी उन्होंने अफीम बेचना स्टार्ट कर दिया था और चाइनीज लोग इसके एडिक्ट होने लगे थे। ये बात चिंग डायनेस्टी के रूलर्स को पसंद नहीं आई और उन्होंने ब्रिटिश लोगों पर अफीम के इंपोर्ट पर रोक लगा दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इससे नाराज हो गई और उन्होंने चाइना के ऊपर अटैक कर दिया और हुई पहली ओपियम वॉर। इस वॉर का रिजल्ट था कि हांगकांग पैदा हुआ जो एक ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरी थी। ब्रिटिशर्स ने चाइना से ये टेरिटरी छीन ली और यहाँ पर अपना बेस बसा लिया। इस वॉर में चाइना हार गया और उनको अफीम के इंपोर्ट पर जो रोक उन्होंने लगाई थी उसको हटाना पड़ा।
वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज के अगले किसी एपिसोड में हम हांगकांग की बात जरूर करेंगे, मगर फिलहाल ये समझ लेते हैं कि चिंग डायनेस्टी जो बहुत वीकन हो गई थी 1912 में उसका रूल खत्म हो गया और चाइना में एक रिपब्लिक का जन्म हुआ। कंट्री का नाम पड़ गया रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब चाइना की 1912 से आगे की कहानी हम किसी और एपिसोड में डिस्कस करेंगे, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। फिलहाल आप या आपके किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड ने अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करने की ठानी है तो उनको जरूर कहिए कि एक बार वो मेरी मास्टर क्लास जरूर ज्वाइन करें। पिन कमेंट में लिंक दिया है। वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज का पिछला एपिसोड आप यहां जाकर देख सकते हैं और पूरी की पूरी सीरीज आप यहां पर जाकर देख सकते हैं। मैं चलता हूं अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।